प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, चेयरमैन यूजीसी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। प्रोफेसर चिन्मय पंड्या जी, उपकुलपति, देव संस्कृत विश्वविद्यालय और आज के मुख्य वक्ता। प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव जी, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के कुलपति व अन्य विश्वविद्यालय से आमंत्रित कुलपति और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के राष्ट्रीय कार्यकर्ता का हम इस कार्यक्रम कुलपति संवाद, जो कि वायु सुमंगलम पंचमहाभूत पर आधारित है, उसमें आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं प्रोफेसर HD चारण, जो बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति है, उन्हें आमंत्रित करती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो कार्यक्रम की रूपरेखा व सभी अतिथियों का परिचय करवाए। प्रोफेसर HD चारण जी। सभी को सादर नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, माननीय अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। माननीय जगदीश कुमार विश्वविद्यालय आयोग के माननीय अध्यक्ष से पहले JNU विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर है। IIT दिल्ली में इन्होंने लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी है और आज इस पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्वहन जो करने में और उसके क्रियान्वयन करने में आपकी महती भूमिका है और उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ थिंग्स, इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। आज हमको उनका मार्गदर्शन मिलने वाला है। मैं PSG की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के विषय प्रवर्तक, कीनोट स्पीकर, गायत्री परिवार के डॉक्टर चिन्मय पंड्या, माननीय प्रतिकुलपति, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, आज हमारे साथ हैं। आपने ब्रिटेन से डॉक्टरी की पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद वहां ब्रिटेन में डॉक्टर के रूप में सेवाएं देते हुए उन्हें लगा कि हमें अपने देश में जाकर अपनी इस कार्य को और गायत्री परिवार के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। आपने वहां से नौकरी छोड़ के और 2010 से देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में डॉक्टर चिन्मय पंड्या अध्यात्म के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नोबेल पुरस्कार के समकक्ष टेम्पल पुरस्कार की जूरी के सदस्य है, जो समूचे भारत के लिए गौरव की बात है। आप संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गठित अंतरराष्ट्रीय सामाजिक आध्यात्मिक मंच के निदेशक भी है और इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निक और कल्चरल रिलेशनशिप के सदस्य हैं। आप ओजस्वी वक्ता के रूप में सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की मिसाल है, जहां जीरो वेस्ट और सभी चीजों का सब सदुपयोग हो सकता है, इसकी एक मिसाल है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे वहां जाकर और उस विश्वविद्यालय में रहने का मौका मिला। आज लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका हमको मार्गदर्शन मिलने वाला है। PSG की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। धन्यवाद चारण सर। मैं श्री गोपाल जी आर्य, जो कि पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे निवेदन करूंगी कि वे इस कार्यक्रम के बारे में और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के बारे में पार्टिसिपेंट्स को और ज्यादा जानकारी दें। नमस्कार, सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, इस विषय के प्रतिपादन को करने के लिए डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी हमारे साथ में हैं। उनका हमको मार्गदर्शन मिलेगा। अपने वंदे मातरम में सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम भारत माता, वो कौन सी भारत माता की बात की गई, ये वर्तमान में सबके समक्ष आने की आवश्यकता है। और क्यों आने की आवश्यकता है कि जब देश 21वीं सदी के तकनीकी विश्व में जा रहा हो, जिसको मेटा एरा आजकल कहा जा रहा है, कि सोचने पर ही बहुत कुछ हो सकता है,
ऐसे मेटा एरा में COP26 में इस बात की चिंता व्यक्त की जाती है कि यदि पर्यावरण के प्रति अभी सजग नहीं हुए तो आगे का भविष्य क्या होगा। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना शुरू है कि अब हमारा 6वां एक्सटिंक्शन, 5 अभी तक एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, तो क्या 6वां एक्सटिंक्शन शुरुआत हो गया है क्या। इस प्रकार की चिंता पूरे विश्व में है। जो अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियां हो रही हैं ये 5, उसमें उस प्रकार के विशेषज्ञ जो हमारे यहाँ के प्रोफेसर, डॉक्टर्स, अपने प्राध्यापक बंधु हो सकते हैं, उनको आप अवश्य भेजेंगे तो मुझे लगता है कि हम इस विमर्श को ले जाने में ज्यादा सफल होंगे। मुझे लगता है कि अभी प्रारंभ में इतना ही आवश्यक लगता है। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। भारतीय संकल्पना ज्ञान, विज्ञान व अनुसंधान के माध्यम से पर्यावरण से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर चिन्मय पंड्या, उपकुलपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय, इनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वे इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें और हमें मार्गदर्शन दें। बहुत धन्यवाद संस्कृति जी। शांति कुंज की पवित्र भूमि से, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की पवित्र भूमि से मैं सभी विद्वज्जनों को हृदय से प्रणाम करता हूं, सभी का नमन और अभिवादन करता हूं। परम पूज्य गुरुदेव की परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का जो ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसको लेकर इस कुलपति संवाद को आयोजित किया जा रहा है, इस अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित यूजीसी के चेयरमैन, एक बड़े ही प्रतिष्ठित विद्वान और बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय विद्वत जन के रूप में विख्यात आदरणीय जगदीश कुमार जी, हम लोगों के अपने बड़े भाई के रूप में इस पर्यावरण समिति के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय श्री गोपाल आर्य जी, आदरणीय डॉक्टर चारण जी, आदरणीय डॉक्टर श्रीवास्तव जी, और भारत के विभिन्न स्थानों से आज की इस कार्यशाला का हिस्सा बन रहे सभी कुलपतिजन। उम्र की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से मैं आप लोगों के सामने बहुत छोटा हूं, तो मैं नहीं समझता कि मैं किसी भी दृष्टि से इस विषय पर प्रकाश डाल पाने की स्थिति में हूं। पर चूंकि आदरणीय गोपाल जी भाई साहब का निवेदन था कि भारतीय चिंतन की दृष्टि में इस अभिकल्पना को हम लोग किस तरह से देखते हैं, उस विषय के ऊपर इस प्रकाश को डाला जाए ताकि आने वाले समय की जो रूपरेखा है वो थोड़ी स्पष्ट हो सके। यदि उस दृष्टि से हम लोग देखने का प्रयत्न करें तो मुझे स्मरण आता है कि हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा में 2 तरह के शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं। एक को हम लोग बोलते हैं पर्यावरण और दूसरे को हम लोग बोलते हैं वातावरण। पर्यावरण हम उसको कह करके पुकारते हैं जिसके परिवर्तनों को हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। मौसम है, जलवायु है, वृक्ष, वनस्पतियाँ, आकाश हैं, ये सब पर्यावरण का हिस्सा हो जाती है। धूप निकलती है, दिखाई पड़ती है, बारिश होती है, दिखाई पड़ती है, बादल आते हैं और छटते हैं, दिखाई पड़ते हैं, मौसम बदल जाते हैं, व्यक्ति देख भी सकता है और अनुभव भी कर सकता है। और ये सारे के सारे जो तत्व हैं वो पर्यावरण का हिस्सा हो जाते हैं। पर भारतीय संस्कृति कहती है कि हमारे यहाँ ऊर्जा का एक और आयाम विद्यमान है जिसको हम देख तो नहीं सकते पर अनुभव बड़ी शिद्दत के साथ कर सकते हैं, और उसको हम लोग वातावरण कह करके पुकारते हैं। मंदिर का वातावरण अलग है, मरघट का वातावरण अलग है, हिमालय की वादियों का वातावरण अलग होता है, गंगा के तट का वातावरण अलग होता है। और जो वातावरण है वो मनुष्य के अंतःकरण के ऊपर अपने प्रभाव को डालता है। यदि वातावरण पवित्र हो, सकारात्मक हो, दिव्य हो तो मनुष्य के अंतःकरण को उसी दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। और यदि वातावरण विभत्स हो, डरावना हो, विकृत हो, मनहूस हो तो मनुष्य के चिंतन पर उसी तरह से प्रभाव डालता है। कथा आती है, अभी ये जो आयोजन हो रहा है वो बड़ौदा विश्वविद्यालय के तत्वावधान में हो रहा है और महर्षि अरविंद का बड़ा घनिष्ठ संबंध बड़ौदा के साथ रहा। उनके जीवन की घटना है, वो अलीपुर जेल के अंदर थे भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दिनों में, और उसी जेल की कोठरी में उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। स्वामी विवेकानंद के साथ उनका संबंध वहीं बना। वेदों की व्याख्या उनने वहीं लिखनी शुरू करी, उपनिषदों के ऊपर टीकाएं वहीं लिखी। और कहते हैं कि जब उनको
जेल से छोड़ा गया तो उस कोठरी के अंदर, उसी स्थान के अंदर एक नृशंस अपराधी को ला करके रखा गया। और जैसे ही वो अपराधी वहां पर आया, उसके हृदय में योग करने की, तप करने की, अध्यात्म के पथ पर बढ़ने की भावना आने लगी। तो जेलर को लगा कि इस व्यक्ति के अंदर क्या बदला, ये तो बड़ा दुर्दांत व्यक्ति था। उनने पता कराया कि क्या बदला, और जब उनको पता चला कि जो बदला उसका नाम था वातावरण। वातावरण सकारात्मक हुआ तो उस व्यक्ति के हृदय में उसी के अनुरूप परिवर्तन होने शुरू हो गए। वातावरण सकारात्मक होता है तो फिर हमारे अंतःकरण को अपने अनुरूप चलने के लिए बाध्य करता है। और यदि वातावरण नकारात्मक हो तो श्रवण कुमार की कथा स्मरण करें। पितृभक्त थे, माता पिता को कंधे पर लेकर के जा रहे थे, और जैसे ही उस स्थान पर पहुंचे जहाँ पर नरसंहार हुआ था, भाई ने भाई को मारा था, दानवों की नगरी थी, उनका हृदय बदल गया। उन्होंने अपने माता पिता को जमीन पर रखा और कहा, आप लोग अंधे हो, लंगड़े थोड़ी हो, अपने आप चल के जाओ, मेरे कंधे पे क्यों चढ़े हो। माता पिता को लगा कि अरे हमारा पुत्र तो ऐसा नहीं था, इसके हृदय में क्या घटा। उनने ध्यान लगाया और उनको महसूस हुआ कि वो स्थान है जहाँ पर भाई ने भाई को मारा था। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि बेटा इतनी दूर तक तो हमें लेकर के आया, एक कोस और लेकर के चल, हम लोग अपने आप चले जाएंगे। श्रवण कुमार मन मार करके अपने माता पिता को लेके गया, और जैसे ही उस क्षेत्र की परिधि से दूर गया, उस वातावरण से दूर हुआ, उसकी चेतना लौट आई। श्रवण कुमार जागृत हो गया, क्षमा मांगी, ग्लानि हुई उसे। उसको अपने शब्दों के ऊपर ही लगा कि मेरे मुंह से निकले कैसे। अब ये जो कथा है इसका मर्म बड़ा स्पष्ट है। कहने का अर्थ है कि यदि वातावरण विकृत हो, विषाक्त हो, नकारात्मक हो, अंधेरे से घिरा हो, तो मनुष्य के अंतःकरण के ऊपर अपना पूरा प्रभाव छोड़ता है। और आज की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यदि इस बात को हम लोग देखें तो महसूस कर सकते हैं कि आज पर्यावरण और वातावरण दोनों के दोनों दूषित भी हैं, विकृत भी है और नकारात्मक भी हैं। यदि सब और धुआं छा जाए तो हमारे फेफड़े कितने भी मजबूत हो, सांस लेने में तो तकलीफ होती है। सब और अंधेरा आ जाए तो आपकी आंखें कितनी भी मजबूत हो, 6x6 का देखती हो, व्यक्ति को देखने में कष्ट होता है। और यदि हर जगह पर वातावरण की नकारात्मकता हो, पर्यावरण का प्रदूषण हो, तो उसका असर हर व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। इस बात को कहने का तात्पर्य इतना ही है कि भारतीय चिंतन इस बात को बड़ी स्पष्टता के साथ कहता है कि यदि ऊर्जा के दोनों तल विषाक्तता से भर जाएं तो ऐसी स्थिति में उसका प्रभाव एक व्यक्ति के अंतःकरण पर नहीं पड़ता, वो पूरे मानवता के अंतःकरण पर पड़ता है। हर व्यक्ति को उस दंश को भुगतना पड़ता है। वो समस्या फिर एक गली की, मोहल्ले की, वर्ग की, वर्ण की नहीं रह जाती, वो समस्या पूरी मानवता की और मानवता के अस्तित्व की हो जाती है। और उस दृष्टि से हम लोग देखें तो जो पर्यावरण है वो बुरी तरह से प्रदूषित है। आज वायु प्रदूषण को ही लें, क्योंकि वायु का तत्व है, तो आज भारत में मृत्यु का 5वां सबसे बड़ा कारण एयर पोल्यूशन है। इतने लोग युद्ध से, आतंकवाद से नहीं मरते जितने अकेले वायु प्रदूषण से मर जाते हैं। 2018 का आंकड़ा है कि 12 लाख के करीब लोगों की मृत्यु मात्र वायु प्रदूषण के कारण हुई। और अकेले दिल्ली को देखें यदि हम लोग, 10 लाख के करीब बच्चे वहां पर ऐसे हैं जो 8 साल के नहीं होते कि उनके फेफड़े उस व्यक्ति के बराबर हो जाते हैं जो पिछले 20 सालों से सिगरेट पी रहा था। अब आप सोच करके देखिए कि इसमें उस बच्चे का तो कसूर है नहीं, उसने तो सिगरेट पी नहीं, वो किसी और के अपराधों के दंश को भुगतने के लिए मजबूर है। और यदि हम इनके कारणों पर जाए, ये जो पर्यावरण है वो प्रदूषित है, और कारण यह है कि वातावरण के अंदर विकृति आ गई। आदमी के सोचने का तरीका, आदमी की भावनाएं, आदमी का दृष्टिकोण, आदमी का हृदय, आदमी का अंतःकरण, ये धीरे धीरे स्वार्थ की, अहंकार की और सिर्फ मेरे होने की भावना पर केंद्रित हो गए। वो भारत का देश, यदि हम भारत के देश के परिप्रेक्ष्य में देखें, जहां पर अभी भाई साहब अथर्ववेद के सूक्त को बता रहे थे, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का भाव रहा, जहां पर ये भाव रहा कि यहाँ पर हम लोग शांति पाठ को बोलते हैं। अभी हम लोगों ने इस कार्यशाला का आयोजन जब शुरू किया तो शांति पाठ के साथ शुरू किया, और जब हम शांति पाठ बोलते हैं, वेदों का ये मंत्र, तो इसमें देवताओं को तो बाद में याद करते हैं। पहले कहते हैं धरती की शांति हो, अंतरिक्ष की शांति हो, औषधियों की शांति हो, वनस्पतियों की शांति हो, तब जाकर के विश्व देवा की हम लोग बात करते हैं। तो जिस देश में भाव इतना प्रगाढ़ रहा, इतना गहरा रहा, इतना घनिष्ठ रहा, इतना आत्मीय रहा कि हम लोगों ने धरती को, अंतरिक्ष को, नदी को, जल को, वायु को, वनस्पतियों को, औषधियों को जागृत देवता माना। ये कहा कि हमारे लिए बाकी के देवता बाद में है, पहले लिए हमारे लिए ही देवता है। हम लोग यज्ञ करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले जिस देवता का स्मरण करते हैं वो धरती है, पृथ्वी का पूजन करते हैं। हमारे यहाँ पर ये भाव रहा कि हमने छोटे बच्चे को भी ये सिखाया, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, कि अरे आपको बिस्तर से नीचे उतरना है तो आप बेटा ये कह करके उतरो कि आप तो भगवान विष्णु की पत्नी है।
पाद स्पर्शम क्षमस्व में, मैं आपको पैर से छूने के लिए जा रहा हूं, मुझे क्षमा करिएगा। हमने छोटे छोटे बच्चे को जब ये भावना सिखाई थी तब हमारे लिए प्रकृति मां हुआ करती थी। और आज जो समस्या है वो ये कि कहीं सामूहिक दृष्टिकोण के अंदर एक ये भाव आ गया कि हम लोगों को स्वार्थपरता के साथ जीवन जीने की आवश्यकता है। ये जो कारखाने हैं, ये जो ट्रैफिक है, जो गाड़ियां हैं, ये स्वयंभू अवतार थोड़ी लेती हैं। कोई इनको खेत के अंदर बीज डाल करके पैदा करता नहीं है। ये इंसान की अपनी सोच का नतीजा है। और जब से इंसान की सोच के अंदर ये भाव आया कि प्रकृति से हम क्या ले सकते हैं, हमें प्रकृति माँ की जगह नौकरानी दिखने लगी, उसके अंदर हमें पैसों के बंडल नजर आने लगे, ये भाव आने लगा कि पानी को हम लोग कैसे बांट लें, हवा को कैसे बांट लें, पेड़ को कैसे काट लें, इन समस्याओं ने जन्म लिया। तो ये भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में कहूं तो स्थिति बड़ी स्पष्ट है। पहले पर्यावरण प्रदूषित है, कारण वातावरण विकृत है। और वातावरण की विकृति और पर्यावरण का प्रदूषण मिलकर के किसको जन्म देते हैं? पंच तत्वों के संतुलन को जन्म देते हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से रचित शरीरा। हम लोगों के यहाँ तो शास्त्र में ये शायद अकेली ऐसी अवधारणा होगी जिसको आप सांख्य की दृष्टि से देखें, वेदांत की दृष्टि से देखें, योग की दृष्टि से देखें, पुराणों की दृष्टि से देखें, हर एक में ये चिंतन बड़ा स्पष्ट है कि ये जो पूरा चराचर जगत है इसका आधार यदि कुछ है, यदि ये बना किसी एक चीज से है तो उसका नाम है पंचतत्व। सांख्य कहेगा प्रकृति और पुरुष मिले, उससे महत्व और अहंकार ने जन्म लिया और उससे पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत निकल करके आए। तंत्र उसी को शुद्ध सिद्धांतवाद कहता है। पुराण तो बड़ी सहज भाषा में कहता है कि ब्रह्मा जी के मन से आकाश की उत्पत्ति हुई और आकाश के अंदर एक ही चीज विद्यमान थी, उसका नाम था शब्द। और उस आकाश से क्या निकला? वायु निकली। और जब वायु तो आपके पास शब्द के साथ स्पर्श आया, क्योंकि आप वायु को महसूस कर सकते हैं, उसके स्पर्श को। और उसके बाद वहां से क्या निकला? वहां से आपके पास अग्नि आई, तो उसके साथ शब्द स्पर्श के साथ रूप आ गया। जब जल जुड़ा तो शब्द स्पर्श रूप के साथ रस आ गया। और उसके बाद जब पृथ्वी जुड़ी तो इन चारों के साथ गंध भी आ गई। इससे बढ़िया, इससे वैज्ञानिक, इससे शाश्वत, इससे सुंदर अवधारणा इस सृष्टि के अस्तित्व की और दूसरी कोई हो नहीं सकती। और इसीलिए यदि आप देखें तो भारतीय ज्ञान परंपरा में लगभग हर चीज पंच तत्वों के इसी चिंतन से निकल करके आई है। हमारे यहाँ पर इन्हीं पंच तत्वों के ऊपर प्राकृतिक चिकित्सा बनी हुई है। आयुर्वेद में हम चले जाएं तो वायु वात बन जाती है, अग्नि जठराग्नियों को जन्म देती है, मांस और मज्जा जो है वो भूमि तत्व से आ जाते हैं, और जितने रस हैं वो जल तत्व से आ जाते हैं, और आकाश मिलकर के सूक्ष्म शरीर को बना देता है। हमारे शरीर की जितनी उंगलियां हैं उनमें योग तत्व मुद्रा विज्ञान आ जाता है। वास्तु उन्हीं पंच तत्वों के कोणों पर आधारित है। और जो उनमें भी ऋग के अंदर पूरी अवधारणा अग्नि की है, यजुर के अंदर पूरी अवधारणा वायु की है, साम के अंदर पूरी अवधारणा जल की है, और अथर्व के अंदर पूरी अवधारणा भूमि तत्व की है। प्रमुखता उन्हीं की है, प्राचुर्य उन्हीं का है, बाहुल्य उन्हीं का है। तो बात कहने के पीछे का उद्देश्य मात्र इतना था कि हमारे यहाँ ज्ञान की परंपरा का आधार पंच तत्वों का और पंच तत्वों के माध्यम से सृष्टि के निर्माण का रहा। और आज की परिस्थितियों में जैसा आदरणीय आर्य जी भाई साहब कह रहे थे कि भारतीय चिंतन की शाश्वतता को, वैज्ञानिकता को हर विद्यार्थी को और हर व्यक्ति को बताने की आवश्यकता है। जो अवधारणा है वो ऐसे ही किसी के मन में उपजी सोच नहीं है, बल्कि इसके पीछे का चिंतन बड़ी गंभीरता के साथ निकल करके आया। एक प्यारी कथा आती है उपनिषदों में। श्वेत केतु नाम का बालक था और वो बड़ा ही कुशाग्र था, पूरे विश्वविद्यालय को उसने टॉप किया। वापस लौटा तो उसके जो गुरु थे आरुणी उद्दालक, उन्होंने कहा कि बेटा तू सब जानता है? बोले हाँ। भगवान को जानता है? बोले जानता तो हूँ पर कभी देखा नहीं है। बोले देखना चाहोगे? बोले हाँ। उनके गुरु ने पानी का गिलास मंगाया और शक्कर के टुकड़े मंगाए और उनको घोल दिया। कहाँ गई? उसने कहा मेरी आंखों के सामने घुली है, अंदर है जानता हूं पर दिख नहीं रही। उन्होंने कहा कैसे पता चलेगा कि शक्कर अंदर है? बोले चखना पड़ेगा, इसकी जो मिठास है वो बताएगी कि इसके अंदर शक्कर है। आई नीड टू टेस्ट इट, द स्वीटनेस ऑफ द वाटर वुड टेल मी दैट इट इज इनसाइड। तो उनके गुरु बोले कि बेटा इसी तरह से भगवान है, बाहर वायु में घुल गया है, अंदर प्राण में घुल गया है। न वायु दिखाई पड़ती है और न प्राण दिखाई पड़ता है, पर दोनों के बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं। इसीलिए भारतीय चिंतन में हम लोग दोनों को मिला करके बोलते हैं प्राण वायु। और बोले कि यदि उस भगवान को तुझे महसूस करना है तो तू अपने अंदर उतर। डिविनिटी इज नॉट ए साइंस ऑफ एक्सप्रेशन,
इट्स ए साइंस ऑफ एक्सपीरियंस। गो इनसाइड यू, फील हिम, वो डिविनिटी आपके अंदर है। तत्त्वमसि, तुम्हारे अंदर वही भगवान है। सोहम, मेरे अंदर भी वही है। और जब श्वेत केतु को अनुभव हुआ तपस्या के बाद, तो उसके मुंह से निकला अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वही ब्रह्म हूँ। और वो ब्रह्म जो है इस पूरी सृष्टि के अंदर प्राणवायु के रूप में विद्यमान है। उसकी उपस्थिति का प्रमाण वो चेतना बन जाती है, उसकी उपस्थिति का आधार वो दिव्यता बन जाती है जो हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति की चेतना के अंदर विद्यमान है। सही पूछा जाए तो आज का विषय वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो साधारण है, और यदि हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो गंभीर है, और यदि अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो समग्र है। प्राणवायु के बगैर न जीवन का अस्तित्व संभव है, और न भगवान की अवधारणा संभव है, और न दिव्यता का आकलन संभव है। आज के दिन इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि बड़ा महत्वपूर्ण संकल्प यहाँ से लिया जा रहा है। यदि इस चिंतन को हम लोग, इतने सारे यहाँ पर विद्वज्जन उपस्थित हैं और निश्चित रूप से मुझसे तो ज़्यादा ही सभी लोग ज्ञान और योग्यता रखते हैं, यदि हर महान व्यक्तित्व जो यहाँ पर विद्यमान है उनके माध्यम से उनके विश्वविद्यालयों के अंदर ये ज्ञान, ये चिंतन, ये अवधारणा जाती है तो अनेकों के हृदय को बदल पाने की स्थिति में होगी, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। एक अंतिम बात कह करके अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। अथर्ववेद में एक सूक्त आता है वायु के ऊपर, उसमें बोलते हैं सप्तई प्राणा सप्तई व्याना सप्तई उदाना, कि ये वायु ही सातों प्राणों को जन्म देती है, वायु ही सातों उदानों को, सातों समानों को जन्म देती है। जो पंच प्राण का संकल्प है उसके पीछे आधार ये वायु ही है, ऐसा उपनिषद में, वेदों में ऋषि कहते हैं। और यदि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के इस वर्ष के उद्बोधन को स्मरण करें, जहाँ पर उनने पंच प्रणों की बात कही, वो जो पंच प्राण हैं जो उनने कहा कि एक तरह से भारतीय चिंतन का आधार है, यदि उसी को हम लोग यहाँ पर लेकर के आए और इस दृष्टि से सोचें कि उन्हीं तरह के 5 प्रणों को यहाँ से लेने की आवश्यकता है, ये संकल्प लेकर के जाए कि हम लोग हर विश्वविद्यालय में हर विद्यार्थी तक भारतीय चिंतन के शाश्वत अवधारणा को पहुँचाने का माध्यम बन सकें। ये सोचें कि किस तरह से वो वायु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लेकर आध्यात्मिक दृष्टिकोण का आधार है। ये बता सके कि किस तरह से भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन, भारतीय अध्यात्म इन्हीं परंपराओं से निकला, और इस विषय पर गंभीर शोधों को हम लोग जन्म दे सकें। और शोधों को जन्म देने के साथ साथ एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव कर पाना संभव हो सके जिसमें विश्व के हर प्रतिष्ठित वैज्ञानिक तक और चिंतक तक इस अवधारणा को आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में पहुंचाना संभव हो सके। तो आज की जो कार्यशाला है वो निश्चित रूप से अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगी, पूर्ण कर सकेगी, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। आज के शुभ दिन आप में से प्रत्येक को हृदय से प्रणाम करता हूं और सभी को नमन, अभिवादन और सभी का अभिनंदन करता हूं। इतनी देर तक इन बातों को आपने इतनी धैर्य के साथ सुना, उसके लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, हृदय से मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। आपने बहुत ही सहज शब्द में पर्यावरण और वातावरण का अंतर, वातावरण की पवित्र का महत्व और हमारी भारतीय संस्कृति में पंच महाभूत का महत्व समझाकर हमें प्रेरित किया। हमारा आमंत्रण स्वीकार कर आज हमें मार्गदर्शन देने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। संस्कृति जी एक छोटा सा परिचय रह गया था हमारे डॉक्टर चिन्मय भैया का। और चिन्मय पंड्या जी, हमारे ये जो वायु की जो अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है उसके आप कार्याध्यक्ष हैं, इसलिए इस रूप में भी आज चिन्मय भैया का यहाँ पर उपस्थित रहना हमारे लिए गौरव की बात है। धन्यवाद सर, ये परिचय जो रह गया था वो देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं आगे हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अध्यक्ष है, उनसे अनुरोध करूंगी कि वे आज अपने विचार प्रस्तुत कर हमें मार्गदर्शन दें। प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। धन्यवाद जी। So I would acknowledge the original thinkers and researchers who have contributed to some of the thoughts
that I am going to share with you. Recently, I was reading an article in a magazine called Science News. It's a very popular magazine. And the title of the article is Materials of the Last Century Shaped Our Modern Life, but at a Price. That's the title of this article. And let me quote a couple of interesting things from this article to you. In 1920s, there was a headline in newspapers, and that headline said, "Ice cream from crude oil." Well, who wouldn't like to have ice cream from crude oil, which is so cheap? The idea of this article is that you can actually make nutritious edible fats similar to that of animal fat or vegetable fat by simply breaking up and rearranging the atoms from the mineral oils such as petrol. But this idea of petrol-based or mineral oil-based ice creams never became a reality. However, during the last century, we mastered the ability to synthesize many new materials, both organic materials and also inorganic materials. By manipulating, recombining, and reimagining substances that nature has provided us, we have developed many new materials today. It has in fact helped us to build better homes and better cities. It has helped us create electronic products, communication systems. These products have also shaped the way we interact with each other. Because of the innovations that were possible due to developments and new innovations in material science, which is a kind of the melting pot of chemistry, physics, and materials engineering, we have produced, for example, vaccines, antiseptics, but we also produced explosives and poisonous gases to kill each other. We developed many better scientific tools, such as electron microscope, X-ray crystallography, chromatographs, and mass spectrometers. And all these new tools have also helped us in understanding and manipulating materials at an atomic scale. Today, scientists have developed the ability to design materials from scratch to meet any of the needs, any specific applications that we may have today. Also, we have a better understanding of how materials interact with light, heat, electricity, and magnetism. And this has led to the development of a host of things, such as the integrated circuits, the high-speed processors, the touch screens that we are using every day on our phones, semiconductor memories with huge storage capabilities. We have now 5G communication systems where we will be using 5G communication systems. You have AI, you have virtual reality and augmented reality. In future, it will be the quantum computers which will be doing the computations in a fraction of a second, which today's computers will take days and weeks, so that we can live a harmonious life and build societies, human societies, which are happy and healthy. And this is well captured in a shloka from Brihadaranyaka Upanishad. Let me quote this. It says, Om Sarve Bhavantu Sukhinaha, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kashit Dukkha Bhag Bhavet, Om Shanti Shanti Shanti. The meaning of this is very, very important. May all be prosperous and happy. May all be free from illness. May all see what is spiritually uplifting. May no one suffer. Om Shanti Shanti Shanti.
This is the kind of the thought process that was there in our Indian civilization, in our Indian culture. While, therefore, we should be aware and we should keep in pace with what is happening in modern science and technology, in modern thinking process, it is also important to look back and see where we started from and how we need to build our thought process. And I'm sure webinars such as this will help us in sensitizing our students that modernity and our ancient ideas that we developed over a period of thousands of years in our country, they can coexist and they can actually develop into newer ideas to help us build better societies. I think with those comments, I would like to conclude here, and I would like to thank the organizers for inviting me. Thank you, sir. Thank you so much, Professor Jagdish Kumar ji, for accepting our invitation and enlightening us with your thoughts today. मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर मिसेस रजिता कुलकर्णी, प्रेसिडेंट वाइस चांसलर श्री श्री यूनिवर्सिटी कटक ओडिशा से। नमस्ते। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। My humble salutations to all the esteemed vice chancellors and seniors present here. Today, this topic that we are talking about वायु today, जो वायु हमारे बाहर है उसकी हम बात कर रहे हैं, पर जो पंच प्राण हमारे अंदर है उस पे भी हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। मैं मानती हूँ स्पेशली ये पैंडेमिक से जो हम निकले हैं, मेंटल हेल्थ के इतने इश्यूज हैं आज दुनिया भर में, हमारे कैंपसेस में हम देख रहे हैं बच्चों के कितने चैलेंजेस हैं अपने इमोशंस मैनेज करने में। और इसमें मैं अपने सारे कॉलीग्स को ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने कैंपसेस में जरूर हम बच्चों को थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा ध्यान, हम लोग हमारे कैंपस में सुदर्शन क्रिया बच्चे करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, ध्यान करते हैं, और उसका ये जो पंच प्राणों का अंदर से जो एक अलाइनमेंट हो जाता है, एक जो चैनलाइजिंग हो जाता है, दैट इज सो वाइटल टुडे टू हेल्प स्टूडेंट्स मैनेज देयर मेंटल एंड इमोशनल वेल-बीइंग एंड देयरफॉर देयर होलिस्टिक हेल्थ। सो मैं बहुत हम्बली ये कहना चाहूंगी कि श्री श्री यूनिवर्सिटी के कैंपस में हमारा ये प्रयास रहेगा और हमारा ये कमिटमेंट है कि ना ही नॉट ओनली द एनवायरनमेंट आउटसाइड अस। डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी ने बहुत बहुत मीठे और सुंदर तरीके से उनकी वाणी में समझाया परिस्थिति के बारे में, मनस्थिति के बारे में। और मैं मानती हूँ कि वायु एक ऐसी चीज है जो हमारी परिस्थिति को भी संभाल सकता है और हमारी मनस्थिति को भी सुधार सकता है। वी कैन गो विदाउट फूड एंड वाटर फॉर समटाइम्स few hours, maybe few days, but we cannot go without breath for more than a few minutes. So vayu, air is that vital to our life, and it is our commitment to ensure that we preserve and nourish both external and internal जो प्राण शक्ति है, जो वायु शक्ति है, उसका संचार और उसको मैनेज करना। सो इन्हीं वाक्यों के साथ मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी डॉक्टर चरण जी को और डॉक्टर प्रशांत भल्ला जी को, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम का एक हिस्सा बनाया और इतने विद्वान लोगों की वाणी सुनने का एक मौका मिला। और मेरी थोड़े आइडियाज सुनने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। Thank you, madam, for emphasizing how environment conservation can be made a way of life on the campus involving students and teachers. हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।